मुख्यमंत्री कंप्लीट है, उसके बाद में अपना सिलेबस में दिया हुआ है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में देखें तो हम 3 स्तरों पर हमें न्यायिक व्यवस्था देखने को मिलती है। सबसे पहले कौन सा है? केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। उसके बाद में हाई कोर्ट, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, है ना। तो इनमें से हमारे सिलेबस में दे रखा है हाई कोर्ट। पैरेलल सुप्रीम कोर्ट भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रावधान करीब करीब सेम ही है। दोनों की स्थिति में थोड़ा क्षेत्र का अंतर है, बाकी तो कार्य प्रणाली एक ही है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होता ही होता है। ठीक है, जैसे संविधान लागू हुआ उस समय कहा गया था कि हर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उसका एक पर्सनल उच्च न्यायालय होगा। किंतु वही बात 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी काम कर सकता है। तो प्रारंभ में तो क्या व्यवस्था थी? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया? एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है या कार्य कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। ये कौन बोलता है हमें? अनुच्छेद 214। ऐसी बात कौन बोलता है? अनुच्छेद 214। ठीक है, क्या बोलता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। स्टार्टिंग में ऐसा बोला, पर बाद में है ना, क्या कहा गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो उच्च न्यायालय है, ये किस प्रकार का न्यायालय है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, लेखा जोखा से संबंधित है। तो अभिलेख का मतलब लेखा जोखा, रिकॉर्ड। क्या अभिलेख का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। अब देखें तो रिकॉर्ड कैसे? रिकॉर्ड कोर्ट में कौन से रिकॉर्ड होते हैं? कैसे रिकॉर्ड होते हैं? कोर्ट काम क्या करता है? हाई कोर्ट निर्णय देता है, न्याय देता है। केस तो सीआईडी करती है, दया वाली, एसीबी प्रद्युमन, है ना। केस तो वो सोल्व करते हैं पुलिस या कोई अन्वेषण एजेंसी, जांच एजेंसी करती है। बाकी न्याय निर्णय का कार्य होता है हाई कोर्ट का। तो निर्णय देने के बाद में जज क्या करेगा? फैसले को फाड़ के ऐसे फेंक देगा या फिर संभाल के रखेगा? संभाल के रखेगा। किसी फैसले पे या किसी फैसले को सुनाया जज साहब ने, तो जज साहब क्या करेगा? उसको संभाल के रख लेगा, अपने रिकॉर्ड में रख लेगा। अच्छा, मान लो आज के 30 साल पहले कोई केस आया जिसमें जज ने
या जज साहब ने निर्णय सुनाया और आज 30 साल बाद में वापस वैसा ही मामला आया, तो क्या किया जाएगा? उसी के आधार पर जो 30 साल पहले मामला आया था ना, उसका क्या निर्णय हुआ था, उसी के आधार पर वापस निर्णय सुनाया जा सकता है, या उसी को दिखा कर देखो भाई पहले ये हुआ था, अब उसी के अनुसार हम निर्णय दे रहे हैं। ये क्या है? अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय मतलब दो न्यायालय हमारे अभिलेख न्यायालय, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, क्योंकि पूर्व में दिए गए निर्णय के आधार पर वर्तमान में भी निर्णय दिया जा सकता है। क्योंकि जज साहब ने क्या किया, वहां निर्णय सुनाते समय उस निर्णय को रिकॉर्ड में रख लिया। रिकॉर्ड को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अभिलेख। ठीक है, रिकॉर्ड इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो अभिलेख के रूप में क्या पड़ा है न्यायालय के पास? अभिलेख के रूप में क्या पड़ा है? पहले वाला निर्णय। तो यही अभिलेख न्यायालय कहलाता है। समझ में आया क्या है अभिलेख न्यायालय? क्या है? पुराने रिकॉर्ड, जो पुराना केस था उसी की सुनवाई के आधार पर अभी भी सुनवाई की जा सकती है। ये कौन सा प्रावधान बोलता है हमें? अनुच्छेद 215। अभिलेख न्यायालय समझ में आया? कौन सा अनुच्छेद? दो ही न्यायालय है जो अभिलेख न्यायालय, कौन कौन से? एक तो सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट। अभिलेख से क्या तात्पर्य है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड? पुराने निर्णय, उसी के आधार पर वर्तमान समय में भी निर्णय दिया जा सकता है। ये विशेषता है इन दोनों न्यायालयों की। ठीक है, इसके बाद में उच्च न्यायालय का गठन। क्या है? उच्च न्यायालय का गठन या संगठन। अब गठन हर चीज का, हर भौतिक चीज का, हर संस्था का, हमारा भी गठन होता है, संगठन है ना। कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर हम बने, देखा थोड़ी 5 तत्वों को में, और कहते हैं सिद्ध भी हो चुका है। तो उच्च न्यायालय का भी गठन होगा, किस प्रकार से? इसमें होगा एक तो मुख्य न्यायाधीश। एक तो कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। ये तो होगा ही होगा। यदि किसी राज्य में अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कोई उच्च न्यायालय कार्यरत है तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस या चीफ जज, जो सर्वोपरि या सर्वप्रमुख जज होगा उस राज्य में। ठीक है, तो एक तो क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। उनकी संख्या क्या होगी? भाई मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे? एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है? नहीं, तो एक ही रहेगा, है ना, मुख्य न्यायाधीश। तो फिर क्या टकराव होने लग जाएगा, दोनों मुख्य बन गए तो। और ये अन्य न्यायाधीश, ये तो हो गया एक। ठीक है, अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? संविधान में कुछ संख्या निर्धारित की गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। राजस्थान में है वो, तो संविधान में बोला गया था राजस्थान के उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश सहित। नहीं, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इनकी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रपति पर। किस पर? आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति जितने न्यायाधीश आवश्यक हैं उतने नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो राजस्थान में कितने हैं अन्य न्यायाधीश? और एक मुख्य न्यायाधीश। कितने हो गए टोटल? 50। अब राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा है, इसके पीछे प्रेशर कौन डाल रहा है? मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत जाएंगे, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उसका प्रधान प्रधानमंत्री, पीएम, है ना। हाँ, ऐसा कुछ प्रोग्राम रहता है। तो संसद ही निर्धारित करती है और राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका गठन। किसका? उच्च न्यायालय का। कहां पे बताया गया है ये? अनुच्छेद 216। ठीक है,
इसके बाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं दशाएं। अब इसमें बताया गया है कैसे तो न्यायाधीश को नियुक्ति मिलती है, क्या उसकी योग्यता होती है, क्या उसका कार्यकाल होता है, कैसे वह त्यागपत्र दे सकता है और कैसे उसे पदमुक्त किया जा सकता है। इन विभिन्न चीजों का वर्णन इस प्रावधान में किया गया है। पहले बता दूं ये कहां मिलता है हमें, अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या बताया गया है, नियुक्ति एवं विभिन्न दशाएं। ठीक है, सबसे पहले तो नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहां पे न्यायाधीश भी दो प्रकार के हो गए, एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। थोड़ी पद कर्म की वरीयता में देखें तो ये थोड़ा उच्च रहता है, ये थोड़े उससे निम्न स्तर पे रहते हैं। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा, एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। ठीक है, दो प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी इस प्रावधान के अंतर्गत, एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, पर राष्ट्रपति परामर्श किस किस का लेगा नियुक्त करते समय। रात को सपना है राष्ट्रपति को, दूसरे दिन किसी को पकड़ के मुख्य न्यायाधीश बना दिया या अन्य न्यायाधीश बना दिया, नहीं। देख नहीं, सबसे पहले तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किस किस का परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यानी मुख्य न्यायाधीश का। सबसे ऊपरी न्यायालय है ना सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उसके किसका यानी मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेगा। ठीक है, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा। दो जनों से परामर्श लेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय। किस किस से, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। दो से लिखवा था राज्यपाल की शक्तियों में, है ना। तो दो से परामर्श लेने के बाद में अपने हस्ताक्षरित वारंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। वारंट यानी लिखित में जमानती कागज होगा, उसे वारंट बोलते, या प्राधिकार के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की। किस किस के परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। और किसकी नियुक्ति में, मुख्य न्यायाधीश की में। अब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देखो, वही सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, एक तो ये हो गया, वो भी सेम ही रहेगा। संबंधित राज्य का, संबंधित राज्य से क्या मतलब है यहां पे, शाबाश, जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है, हाँ। पर एक और ऐड हो जाएगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक नया खिलाड़ी आ जाएगा इस परामर्श में। किसकी नियुक्ति के संबंध में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। तो ऊपर कितने थे मुख्य न्यायाधीश में, 2, नीचे वाले में 3।
ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा मैं बोलूं भाई, ये तो हो गई उस स्थिति में जब एक उच्च न्यायालय का क्षेत्र एक ही राज्य में है। यदि एक ही उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो राज्यों में है, तब कैसी नियुक्ति दी जाएगी? जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत। कोलकाता का है बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल का हाई कोर्ट है, उसमें कौन कौन आता है? एक तो स्वयं केरल और एक लक्षद्वीप। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अगर दो राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही है तो किस राज्य से परामर्श लेगा या किस राज्य के राज्यपाल से लेगा? जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय मान लो, जिसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? एक तो पंजाब, एक हरियाणा और एक चंडीगढ़। ठीक है, तीन आते हैं। अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, तो कौन से राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा? पंजाब हरियाणा वाले से नहीं लेंगे। और चंडीगढ़ की ठेकेदारी है क्या? चंडीगढ़ में तो राज्यपाल होता ही नहीं है, चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। प्रशासक या गवर्नर, प्रशासक नियुक्त होता है वहां पे, या उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नियुक्त नहीं होता है, प्रशासक या उपराज्यपाल। पर क्या पंजाब के राज्यपाल से लिया जाएगा परामर्श? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। पर 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? ठीक है, इतना तो समझ में आया। पर ऐसा कोई न्यायालय है या उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार दो या दो से अधिक राज्यों में आ रहा है, तब राष्ट्रपति किस राज्यपाल से परामर्श लेगा? किस राज्य के राज्यपाल से? राष्ट्रपति किससे लेगा परामर्श? कौन से वाले राज्य के राज्यपाल से लेगा? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ऐसे मान लो तीन राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनका उच्च न्यायालय क्या है? एक ही है। इन तीनों का उच्च न्यायालय क्या है? एक ही है। ये प्रावधान क्या बोल रहा है? हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही है। पर राज्यपाल कितने हो गए हमारे पास? तीन या दो, केंद्र शासित प्रदेश एक। तो दोनों राज्यपालों में से किससे परामर्श लेगा राष्ट्रपति? दोनों से। ठीक है, दो है तो दोनों से, एक है तो एक से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ध्यान रखना है ना। ये हो गई उसकी नियुक्ति, किसके माध्यम से दी जाएगी? लिखित, हस्ताक्षरित और वारंट के द्वारा। कोई कागजी कार्रवाई है, उसमें लिखित रूप में और उस पे हस्ताक्षर होंगे राष्ट्रपति के, उसके माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। किनको? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये तो हो गई उसकी नियुक्ति। अब जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताएं, योग्यताएं क्या होगी? हाँ, सबसे कॉमन भारत का नागरिक हो। एलर्जी हो गई होगी इस वाक्य से, तो हर जगह भारत का नागरिक, भारत का नागरिक आएगा ही आएगा। भारत का नागरिक हो, हाँ, लाभ के पद पर ना हो, खाना बनाना जानता हो। नहीं, आयु आयु उच्चतम आयु है 62 वर्ष, बस सेवानिवृत्ति का काल है इनका, है ना। बाकी जो अधेड़ हो चुके हैं या एडल्ट हो चुके हैं वो जाते हैं इन पदों पर, हर कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ी विशेष योग्यता जुड़ जाती है, जैसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, किसी न्यायालय में। 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो?
न्यायिक पद पर, मतलब छोटा मोटा जज तो रहा हो वो पहले। हाँ, दोनों की योग्यताओं में, है ना। क्या रह चुका हो, जज बन चुका हो वो, कितने सालों तक, 10 वर्षों तक। या फिर उच्च न्यायालय में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अधिवक्ता क्या होता है, महाधिवक्ता पद देखा था हमने, क्या काम करता है वो, अधिवक्ता वकील को बोलते हैं ना। तो 10 साल तक कहां वकालत कर चुका हो वो, उच्च न्यायालय में। ये है इसकी कुछ योग्यताएं, ठीक है, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। ये सब प्रावधान किस में आ रहे हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं दशाओं में आ रहे हैं। सबसे पहले नियुक्ति के बारे में देखा, फिर योग्यताएं, अब कार्यकाल। अब क्या देखेंगे, कार्यकाल। अभी तो बोल दिया 62 वर्ष, पता चल गया है ना, बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, तो पहले पता था तुम्हें, पहले पता था, है ना। चलो कोई बात है। कब तक 62 था, कब तक 60 था, ये 62 कब हुआ, पहले कितना था। अभी कितना है कार्यकाल, अधिकतम आयु रिटायरमेंट की है इनकी 62 वर्ष। अधिकतम आयु कितनी है, 62 साल के होते ही जजों को पदमुक्त कर दिया जाता है, स्वतः ही हो जाता है, रिटायरमेंट जिसे बोलते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारी 60 साल तक रहते हैं, जज साहब 62 साल तक। पर शुरू से ऐसा था क्या, नहीं। 1963 से पहले तक आयु तो होती थी इनकी मात्र 60 साल। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों की बात यही है, यहीं पे जो एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोलते हैं हम 15वां संविधान संशोधन। कौन सा बोलते हैं, कब हुआ था ये, स्टार्टिंग में आयु कितनी थी 1963 तक, 60 साल तक, यानी जज साहब 60 साल के होते ही रिटायर्ड हो जाएंगे। पर 1963 में क्या आया, 15वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जजों की आयु बढ़ाकर, सेवानिवृत्ति काल बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 साल। तो वर्तमान समय में कितना है, 62 वर्ष। क्लियर है, ये इसका हो गया कार्यकाल, किनका, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का। ठीक है, कितने साल है वर्तमान समय में, 62 साल। फिर त्यागपत्र किसको सौंपेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा, क्योंकि नियुक्ति भी तो इसने दी है। राष्ट्रपति को सौंपकर कभी भी कार्य मुक्त हो सकता है। ठीक है, ये हो गई इसके त्यागपत्र की बात। अब मान लो त्यागपत्र वाली स्थिति नहीं बन रही है, मैं बोलूं एक शब्द और, पदमुक्ति। क्या बोलूं, पद से मुक्त करना। ये इसी प्रावधान के अंतर्गत उपप्रावधान है, नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल, त्यागपत्र और पदमुक्ति। किसके अंतर्गत है, नियुक्ति एवं दशाएं, उसी के अंतर्गत। ठीक है, तो पदमुक्ति महाभियोग के द्वारा, इंपीचमेंट के द्वारा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है, यह कैसी प्रक्रिया है, अर्ध सरकारी प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है,
महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध सरकारी। इसमें होगा क्या? देखो, संसद में कितने सदन है? लोकसभा और दिख रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध। कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके विरुद्ध जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध अपनाई जाती है। महाभियोग क्या है? अभियोग क्या होता है? कोई वाद, केस, उसे क्या बोल सकते हैं हम? अभियोग। तो ये कैसा अभियोग है? महा है यानी बड़ा है। किसके विरुद्ध लाया जाएगा? बड़े आदमी है तो बड़ा केस, बड़ा वाद, बड़ा अभियोग। बड़ा अभियोग क्या है? महाभियोग। ठीक है। लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, तब महाभियोग प्रस्ताव क्या होगा? सदन में प्रस्तुत। महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? किसी न्यायाधीश को उसके पद से जबरदस्ती हटाने के लिए। दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार और असक्षमता। ठीक है, सिद्ध कदाचार और असक्षमता। कदाचार का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार, सुना है नाम? क्या होता है भ्रष्टाचार? भ्रष्ट प्लस आचार। आचार क्या होता है? हाँ, अति प्लस आचार। अत्याचार कब बना है? अति प्लस आचार। अति यानी बहुत ज्यादा, आचार यानी नींबू का अचार, आम का अचार, केरी का अचार है। तो आचार यानी होता है व्यवहार। आचार यानी क्या होता है? व्यवहार, आचरण। ठीक है। तो कैसा? कद आचार यानी बुरा व्यवहार, और उसके अलावा असक्षमता, इनकेपेबिलिटी। ठीक है। हाँ, असक्षम है कार्य करने के लिए, तब क्या लाया जाता है? जैसे जज ने रिश्वत ले ली, वैसे नहीं लेते हैं न्यायिक प्रणाली में। बाय द वे फिल्मों में दिखाते हैं ये रिश्वत लेते हुए, ना गवाह कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते मारा जाता है, या फिर जज को विलेन आके पीछे से पैसे दे देगा और जज सुनाएगा हीरो को सजा, फिर हीरो सबको मारेगा, है ना। तो वो फिल्मों में दिखाते हैं, असलियत में तो है नहीं। तो ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा लाना चाहिए प्रस्ताव? 100, क्योंकि सदस्य भी ज्यादा है ना लोकसभा के, 550 है। राज्यसभा में 50 सदस्यों के द्वारा जब ये लाया जाएगा, तो इन सदनों के जो भी अध्यक्ष या सभापति हैं उनके हाथों में निर्णय रहेगा कि इसे आगे बढ़ने दे या नहीं। फिर एक विशेष बहुमत। विशेष बहुमत किसे बोलते हैं? 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए दोनों सदनों में। महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत कितने सदस्यों का? 2/3, मतलब विशेष बहुमत इसे बोलते हैं। विशेष, एक तो होता है साधारण बहुमत, वो कितना होता है? 1/2, और विशेष बहुमत 2/3। क्लियर है? इतने सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब जाके महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी। तो महाभियोग क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, वापस देखते हैं। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय वरीयता क्रम में देखें तो कितने नंबर का न्यायालय है भारत में? दूसरे नंबर का। इससे ऊपर कौन सा न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उससे जस्ट नीचे हाई कोर्ट। क्या प्रावधान है? पहला, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कौन बोलता है ऐसा? अनुच्छेद 216 पर 7वें संविधान संशोधन, हाँ 214, हाँ 214, 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया?
2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये मिलता है हमें 214 में। फिर कैसे, पुराने मामलों के रिकॉर्ड के आधार पर वर्तमान समय में भी निर्णय सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय। इसके अतिरिक्त कौन सा न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों अभिलेख न्यायालय हैं। फिर उच्च न्यायालय का गठन, कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे? एक। और अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं, जितने की हमें आवश्यकता है। इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। अर्थात पूरी की पूरी संसद ही आ गई पीछे से ना भाई, राजस्थान में ज्यादा न्यायाधीशों की जरूरत पड़ रही है तो और नियुक्त कर देंगे। कौन बताएगा? ये राष्ट्रपति। कहां मिलता है ये प्रावधान? 216 में। फिर आगे न्यायाधीश की नियुक्ति एवं दशाएं, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं दशाएं। तो नियुक्ति किस प्रकार से दी जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। किस किस के परामर्श पे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के क्या परामर्श? और दूसरा किसका परामर्श? किसकी नियुक्ति में? मुख्य न्यायाधीश की में। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो आएगा ही आएगा। फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल। और तीसरा आदमी कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे? उसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये होता है इनका नियुक्ति मंडल या परामर्श देने वाले। फिर उसके बाद में योग्यता क्या क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये तो हर जगह लागू रहता है। फिर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो किसी न्यायालय में। अब न्यायिक पद पर रहेगा तो कहां रहेगा? न्यायालय में रहेगा। ठीक है, हाँ। कितने साल तक? 10 वर्ष। ये अधीनस्थ न्यायालय भी हो सकते हैं और उच्च न्यायालय भी हो सकते हैं। फिर अगली योग्यता, उच्च न्यायालय अधिवक्ता। अधिवक्ता क्या होता है? वकील, एडवोकेट। ठीक है, तो 10 साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम वकालत का। कौन से न्यायालय में? केवल उच्च न्यायालय के लिए बोला गया है वकालत के रूप में, अगर अनुभव लेना है तो। कहां पे लेगा? उच्च न्यायालय में। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में वकालत कोई मायने नहीं रखती। वकालत कहां होनी चाहिए? उच्च न्यायालय में। फिर है इसका कार्यकाल, कितने वर्ष का है वर्तमान समय में? कितनी? 62 वर्ष। स्टार्टिंग से ऐसा था क्या? पहले कितनी थी? कब तक? 1963 में ऐसा क्या हुआ? 15वां संविधान संशोधन, जिसके बाद में आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ठीक है, त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। किसको सौंप सकता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, सौंप दिया, फ्री। उसके बाद में अगर पद मुक्त करना चाहे, मान लो न्यायाधीश फिल्मों की जैसे भ्रष्टाचार निकल जाए तो क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया उस पर चलाई जाएगी। कौन से सदन में चलाई जा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में। लोकसभा में कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाना चाहिए? 100। और राज्यसभा में 50। फिर उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? दोनों सदनों में प्रस्तुत तो किसी में भी किया जा सकता है, पर मान लो राज्यसभा में प्रस्तुत हो गया, इसके बाद में शर्त क्या है? यहां भी विशेष बहुमत से और यहां भी विशेष बहुमत से। ठीक है, पास होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब 2/3। ठीक है, इससे पास होना चाहिए दोनों सदनों में, तब जाके ये महाभियोग सफल माना जाएगा। और जैसे ही दोनों सदनों में पास होता है वैसे ही महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण, और न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है या पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ संबंधित प्रावधान है। क्लियर है?
मिटा दे। इसके बाद में जो एक प्रावधान और हैं, एक दो प्रावधान और, उनको भी देख लेते फटाफट, फिर आगे की और देखते रहेंगे। शक्तियां हैं अभी तो हाई कोर्ट की। इसके अलावा अगला प्रावधान बोलता है जो कार्य प्रणाली अथवा जो नियम सुप्रीम कोर्ट में लागू है उनमें से कुछ हाई कोर्ट में भी लागू होते हैं। जैसे एक तो महाभियोग की प्रक्रिया ही है, एक तो क्या है, ये कहां से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग लगता है, उसी को देख के तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में महाभियोग लगा है। ठीक है, तो ये प्रावधान कहां से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय से। तो वही प्रावधान राज्य के उच्च न्यायालयों में भी लागू होता है। ठीक है, बेटा कौन सा वाला पोर्शन मिटाए, अगला प्रावधान है कुछ प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय में लागू होते हैं वे उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। ये बात हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 क्या बोलता है, कुछ प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय में लागू होते हैं वे उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। जैसे एक तो बता दिया मैंने, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहां सुप्रीम कोर्ट में लागू होती तो उच्च न्यायालय में लागू होगी। हाँ, ठीक है, तो ये प्रावधान कहां बताया जाता है, अनुच्छेद 218। इसके बाद में बात करते हैं न्यायाधीशों की शपथ। बात करते हैं न्यायाधीशों की शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। जिसका वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। 12 में से तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। उसी के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। और यदि राज्यपाल अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा, फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। अगर राज्यपाल, पहले तो राज्यपाल दिलाएगा शपथ, अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा, फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, ये शपथ हो गया। शपथ कहां मिलती है, अनुच्छेद 219 में। जो भी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हो तथा अन्य न्यायाधीश हो, उनकी शपथ कहां मिलती है, अनुच्छेद 219 में। इसके बाद में, ये तो मजे मजे हो गए चारों तरफ, अब कुछ प्रतिबंध भी है न्यायाधीशों पर, कुछ प्रतिबंध।
ये मिलेगा हमें देखने को अनुच्छेद 220 के अंतर्गत। प्रतिबंध क्या हो सकते हैं? एक तो वह है रिटायरमेंट के बाद में, यानी पदमुक्ति के बाद में या सेवानिवृत्ति के बाद में। कहां वकालत नहीं कर सकता? अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता। मान लो जज साहब 62 साल के हुए, अभी बोले अभी तो मैं जवान हूं, फिर लग जाए धंधे पे। अब पहले जज साहब थे, अब वापस क्या बन गए? वकील, है ना? कानून चाहिए, तो वो वकालत कहां नहीं कर सकते? अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते। हाँ, वकालत कर सकते हैं। कहां पे? केवल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में भी एक ध्यान रखना, जहां से वो रिटायर्ड हुए उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर्ड हुए ना, उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। और अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं कर सकते। बाकी कहां कहां कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में। ये कुछ इन पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी है। स्टार्टिंग से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान। उच्च न्यायालय का प्रावधान से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा था। ठीक है, पर 7वें संविधान संशोधन के बाद में क्या किया गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है या अथवा कार्य कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। इसके अलावा एक और देखा था, कलकत्ता, बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हाँ, केरला वाला केरल और लक्षद्वीप। मुंबई वाला किस किस को देखता है? गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, नागर हवेली। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, उच्च न्यायालय है कितने भारत में वर्तमान समय में? कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। सबसे नवीनतम जो गठित हुआ है उच्च न्यायालय वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, अभी पहले ये व्यवस्था थी जैसे 2014 में बना था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक ही न्यायालय था, हैदराबाद। बाद में अभी 1.5-2 साल पहले तेलंगाना को अलग और आंध्र प्रदेश को अलग उच्च न्यायालय दे दिए गए। तो सबसे नवीनतम निर्मित या गठित उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश। टोटल कितने भारत में? 25। ठीक है, राज्य कितने? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए टोटल? 28 और 8 36। 36 केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के लिए 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं अथवा सक्रिय हैं। इसका मतलब क्या है दया? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ, ऐसे कर रहा है ना कुछ तिकड़म लगा के, जुगाड़ लगा के न्यायिक व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है ताकि बाधित ना हो, अवरोध कोई उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये प्रोग्राम रहता है। फिर उसके बाद में अभिलेख न्यायालय था। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एक कौन सा न्यायालय है जो अभिलेख न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? पुराने रिकॉर्ड के आधार पर वर्तमान समय में भी निर्णय किया जा सकता है या निर्णय दिया जा सकता है। ठीक है, ये। फिर उसके बाद में गठन के अंतर्गत क्या क्या है? उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और प्लस अन्य न्यायाधीश। ठीक है, जैसे राजस्थान में एक तो है मुख्य न्यायाधीश और 49 है अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 50। ठीक है, फिर उसके बाद में 17 में नियुक्ति तथा कुछ दशाएं। उसके अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले तो नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति। किस प्रकार से? 2 प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। कैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। इसके पश्चात अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल प्लस उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये हो गई नियुक्ति। फिर उसके बाद में योग्यताएं क्या क्या है? 10-10 साल की दो है, वो बाद का नागरिक छोड़ दो तो हर जगह आएगा। 10 साल तक क्या होना चाहिए? न्यायिक पद पर किसी भी न्यायालय में जज बना रहना चाहिए पहले, छोटा मोटा, तब जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। उसके अलावा 10 साल का अनुभव किसमें? वकालत में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, अन्यथा नहीं बन सकता। वकालत कौन से कोर्ट में? उच्च न्यायालय में। ठीक है। उसके बाद में क्या प्रावधान था? कार्यकाल कितना? वर्तमान समय में कितना है? क्या पहले भी 62 था क्या? नहीं। कब बदला? 1963 में। क्या हुआ था 1963 में? 15वां संविधान संशोधन। उसके बाद में त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। काम राज्य में कर रहा है, त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। और पेंशन भी कौन देगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति देगा, खुद की जेब से, खुद की सैलरी में से काट के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कौन देगा? केंद्र की संचित निधि से। शाबाश। और वेतन तनख्वाह कहां से आएगी? राज्य न्यायाधीशों की राज्य की संचित निधि से, है ना। दो दोनों का ध्यान रखना है, तो राज्यपाल और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। वेतन अलग जगह से आता है और पेंशन अलग जगह से आती है। महाभियोग द्वारा पदमुक्ति की जा सकती है इनकी। महाभियोग क्या है? पद से हटाना, है ना। किस सदन में लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में कितने सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाना चाहिए? 100, क्योंकि सदस्य संख्या ज्यादा है। और राज्यसभा में 50। क्या प्रक्रिया है फिर आगे की प्रस्ताव आने के बाद में? विशेष बहुमत से। क्या तात्पर्य है? 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए दोनों सदनों में। जैसे दोनों सदनों में पास हुआ, महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हुई और न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। ये महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध सरकारी, ध्यान रखना। फिर अगला प्रावधान क्या है? कुछ प्रावधान जो उच्चतम न्यायालय में लागू होते हैं वे उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। कुछ प्रावधान उच्चतम न्यायालय में लागू होते हैं, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया कहां से उठाई गई है? उच्चतम न्यायालय से। वे कहां लागू होंगे? उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। उसके बाद में शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कैसे? राज्यपाल ही दिलाएगा। और राज्यपाल की बुखार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, फिर कौन दिलाएगा? उसके द्वारा नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। शपथ तो वही होती है पद की, गोपनीयता की, है ना। मैं संविधान के प्रति श्रद्धा भाव रखूंगा, विश्वास रखूंगा, कभी गद्दारी नहीं करूंगा, ये ऐसे ना डायलॉग बढ़िया बढ़िया। कभी शपथ ऐसे थोड़ी लगा मैं संविधान की अवहेलना करूंगा, वैसा, है ना। तो ये नॉर्मल चीज है भाई। पालना करूंगा, सीमाओं में रहूंगा, मर्यादित व्यवहार करूंगा, है ना। कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे प्रकार से करूंगा। ठीक है। उसके बाद में हाँ, न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? ये नहीं है कि भाई यहां जज साहब बन गए और बाद में जाके हाँ जज वकील बन गए। कौन से न्यायालयों में? हाँ, वहां नहीं संभाल सकते। क्यों? रुतबा दिखा सकते हैं ना जाके, मैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह के आ गया तो क्या जानता है ना। दुकान खोल ली एक अलग से वकीलों की, जानते हो ना, काला कोट, खतरनाक। हाँ, जीवित को मृत, मृत को जीवित को सिद्ध कर दे, ये तो वह काम नहीं करने दिया जाता है। किसको? रिटायरमेंट के बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये प्रतिबंध है। ठीक है। कहां कर सकता है पर वो वकालत? सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में या अन्य उच्च न्यायालय में। उसी उच्च न्यायालय में नहीं कर सकता जिससे वह रिटायर्ड हुआ है। ठीक है। क्लियर हुआ? उच्च न्यायालय
इससे रोकते हैं ना।